नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। गणपति बप्पा के आगमन के इस पावन मौके पर हम आपको आज बताएंगे कि गजानन से निवेश की क्या सीख हम ले सकते हैं। तो आइए करते हैं निवेश का श्री गणेश, और इसी में हमारी मदद करेंगे हमारे आज के खास महज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। और आपको भी गणेशोत्सव की बहुत बहुत बधाई हम देते हैं, और इसी से हम करते हैं आज के शो का भी शुभारंभ। और किसी भी शुभ काम की शुरुआत हम गणपति बापा के आशीर्वाद से ही करते हैं, और कोशिश करेंगे जानने की कि गणपति बापा के आशीर्वाद से हम क्या सीख ले सकते हैं अपने निवेश के सफर में। तो जो लोग जिन्होंने अब तक निवेश की शुरुआत नहीं की है, उनके लिए इस बार गणेशोत्सव सुख और समृद्धि लेकर आए, धन धान्य लेकर आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये सफर। अब फिरोज, सबसे पहले जब हम गणेशोत्सव की बात करते हैं, यहाँ घर पे गणपति बापा को बिठाते हैं, उनसे सुख समृद्धि की आस रखते हैं और यही कहते हैं कि आप हमें ज्ञान भी दीजिए, हमें वरदान भी दीजिए और खूब सारी कमाई करने का भी आशीर्वाद दीजिए। इसलिए ऐसी कौन सी पहली चीज है जो हम गणपति बापा से सीख सकते हैं? देखिए, आपको भी बहुत बहुत मुबारक ऐसे फेस्टिव सीजन में। गणेश महोत्सव का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने कहा, कोई भी शुभ काम करने से पहले हम कहते हैं कि श्री गणेश कर लें। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो श्री गणेश करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स का वर्ल्ड जो है उसमें काफ़ी लोग भारी भरकम सोच में डूब जाते हैं और स्टार्ट ही नहीं कर पाते। दैट्स पॉइंट वन। देखो, अगर हम स्विमिंग करनी है तो पहले पैर को पानी में डुबोना पड़ेगा। तो श्री गणेश करना, इन्वेस्टमेंट्स की स्टार्टिंग करना, आई थिंक इससे बड़ा मैसेज नहीं हो सकता इस फेस्टिव सीजन में। पॉइंट वन। पॉइंट टू, जब आप शुरुआत करते हैं तो उसमें आपके बहुत सारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो बुनियादी बातें हैं, वो काफ़ी सारी क्लियर होती हैं। इसीलिए बाहर बैठ के इन्वेस्टमेंट्स पूरा सीख के मैं एक साथ पूरे इन्वेस्ट करूंगा, वो हो नहीं पाता। सो श्री गणेश ज़रूर करें, ये तो पहली सीख है मेरे हिसाब से। तो निवेश का श्री गणेश करें, शुरुआत तो करें, यही पहली सीख है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, शुभारंभ की आपने बात कही फिरोज, तो क्या इस शुभारंभ का भी कोई सही समय होना चाहिए? क्योंकि हमें हर वर्ग के लोग देखते हैं, आपको हर वर्ग के लोग अभी इस वक्त देख रहे होंगे, वो जानना और समझना चाहते हैं क्या वो एक सही समय होता है जब निवेश अगर किया जाए तो वाकई शुभारंभ माना जाए? मेरे हिसाब से देखिए, आरंभ करने का वक्त तो कल बीत चुका है। जिस दिन आपके पास पैसे कमाने की क्षमता हो जाए, उस दिन आपको अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देनी चाहिए। क्यों? शुरुआत में जब होते हैं आपके पैसे जो डले होते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, उसमें कोई रिस्क इतनी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी शुरुआत हमेशा छोटे पैसों से हो सकती है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट स्ट्रेटा से हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस है उनका। तो 1000 रुपये से स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी की आज ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी रिस्क भी ले ली, 50 रुपये डूब भी गए, 100 रुपये कम हो गए, तो ज़िंदगी बदलेगी नहीं। बट उस शुरुआत से जो आपको सीखने की जो चाह होगी, सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, शुरुआत कब करनी चाहिए? जिस दिन आपकी कमाई शुरू हो जाए, आप कॉलेज से निकलें और वर्किंग फोर्स में आ जाएं। हर साल 1 करोड़ प्रोफेशनल्स और पूरे क्वालिफाई होते हैं और सैलरीड क्लास बनते हैं। इंडिया में 27-28 करोड़ EPFO अकाउंट्स हैं, जहां तक कि मुझे पता है। तो इतने सारे लोग जो कमा रहे हैं, उनको एटलीस्ट 500-1000 रुपए की SIP तो करनी चाहिए। जल्द से शुरुआत करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो आपको कल ही कर लेना चाहिए था। इज व्हाट आई वुड से, द बेस्ट टाइम वाज यस्टरडे। बिल्कुल। फिर भी अभी कुछ बीता नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है। शुभारंभ कीजिए, और अगर करना है तो इस गणेशोत्सव से ही निवेश का शुभारंभ कीजिए। फिरोज, बापा को बुद्धिदाता माना जाता है, ज्ञान का विधाता माना जाता है, ज्ञान का भंडार माना जाता है। और जब भी हम ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, हम बापा का हमेशा वर्णन करते हैं। इसलिए हम अपना जो निवेश की जो हमारी जर्नी होती है, निवेश का जो सफर होता है, उसमें इस ज्ञान को कैसे समाहित कर सकते हैं? कैसे हम ये जो इस विजडम है, इसको अपने निवेश में लाकर सही फैसले ले सकते हैं? यस स्वाति जी, जैसे लॉर्ड गणेशा को विजडम का गॉड माना जाता है, तो विजडम क्या चीज़ है? जो नॉलेज है, वो नॉलेज को, तजुर्बे को
ट्रांसफॉर्म करके एक इन्वेस्टर की टेम्परमेंट लाना, इसका ये मायने है कि आपको जज्बातों को कैसे काबू करना। नॉलेज एक चीज होती है, उस नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना। विजडम का ये मायने है कि आपको देखना है कि क्या मैथमेटिक्स, क्या इंपॉर्टेंट पहलू है, एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है या प्रोडक्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो विजडम है। नॉलेज आज के जमाने में इतनी सारी है, डिजिटल वर्ल्ड में आपको इतनी नॉलेज मिल सकती है, बट आपको यह भी डिसाइड करना है कि आपको सीखना क्या है। अगर आप सीखने निकले तो आप जिंदगी भर सीख ही सकते हैं, बट आपको यह निर्णय करना है कि क्या मुझे अच्छी तरह से बारीकी से सीखना है। उस कॉन्सेंट्रेटेड सीख से ही निकलती है विजडम। विजडम निकालना है आपको नॉलेज से, तो आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड सीख लेनी पड़ेगी। लोग सब कुछ सीखने लग जाते हैं, उनको स्टॉक्स भी सीखने हैं, बॉन्ड्स भी सीखना है, डेरिवेटिव भी सीखना है। ये सब सीखने जाएंगे तो उसको विजडम में कन्वर्ट करना बड़ा कठिन होगा। ट्रेडर भी बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर भी बनना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। सो डिसाइड व्हाट यू वांट टू लर्न एंड लर्न इट थरोली। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी होता है कि आपको क्या नहीं सीखना है, क्योंकि सीखने का तो जैसे बताया फिरोज ने कोई अंत नहीं है, लेकिन कहाँ नहीं देखना है, इसलिए वहाँ पर ना देखें और किन चीज़ों पर ध्यान देना है उसको ध्यान में रखते हुए अपने निवेश के सफ़र को आगे बढ़ाएं। और यही जो ज्ञान है हमें गणपति बापा भी देते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है फिरोज, वो ये है कि जब हम गजानन के मूर्ति को देखते हैं, उनको जब देखते हैं, हम उनकी आंखों को देखते हैं, सुंदर आंखें, और उनको देखकर एक अलग सा ही एक अभूतपूर्व सा एहसास होता है। उसमें लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं, उनकी नज़र हमेशा किसी एक जगह पर टिकी हुई होती है। तो इससे हम क्या एक लेसन ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में, क्योंकि हम भी अगर एक जगह एक टक अपने लक्ष्य को देखते रहें तो निवेश का सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है। यस, स्वाति जी बिल्कुल सही फरमाया। जब आप वो छोटी सी शार्प आंखें देखते हैं तो क्लियर है कि अटेंशन टू डिटेल, बारीकी की नज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट्स में। आप देखें, अगर मैं एक उदाहरण दूं तो आज की डेट में कोई भी, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आंकड़ों से निर्णय नहीं लेते, जज्बातों से निर्णय लेने की बहुत कॉमन आदत है। मैंने किसी इन्वेस्टर से मुलाकात की, उन्होंने कहा भाई इस घर में मुझे बहुत पैसा बना, रियल एस्टेट में बहुत पैसे बने। मैंने कहा बेशक बने होंगे, ये जो आप 26 साल से ये घर खरीद के बैठे हैं, इसकी कंपाउंडेड पर एनम रिटर्न कितनी है? 26 साल तो हो गए, आपने कैलकुलेट तो की होगी। उन्होंने कहा नहीं की कैलकुलेट। तो जब मैंने वो कैलकुलेट करके, वो लोखंडवाला में जो घर है 64 लाख में जो खरीदा था, वो 3 करोड़ हो चुका है, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी रिटर्न बनी है। जब हमने कैलकुलेट किया तो वो निकली 7.8% की रिटर्न। तो अगर एक अटेंशन टू डिटेल नहीं होगी, आंकड़े नहीं रखेंगे, कागज पे आंकड़े रख के फिर आपको इन्वेस्टमेंट की निर्णय लेनी है। तो ये पॉइंट ये है कि हमें लॉर्ड गणेशा से ये सीखना है कि अटेंशन टू डिटेल, एक शार्प आई मैथमेटिक्स की तरफ रखनी है। जज्बातों से परे जाके आपको आंकड़ों के आधार पे निर्णय लेना है, प्रेम में नहीं रहना है एक एसेट के। और ऐसा नहीं कि आपको एफडीओ से प्रेम है तो आंकड़े ही नहीं देखेंगे, जब भी पैसे आएंगे हम एफडी करा देंगे, वैसे नहीं। सो दैट्स व्हाट, वो जो आंखें हैं, जो शार्प सी छोटी सी आंखें हैं, वो ये कहती है कि आपको नंबर्स को बारीकी से देखना है। बिल्कुल। और जब हम गणपति बापा को देखते हैं, उनके जो कान है, लंबे लंबे कान, और उसको देखकर भी शायद कुछ हम सीख ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सीख है जो हम अपने निवेश के सफ़र में लें? और ख़ास तौर पर जितना देखना ज़रूरी है निवेश के सफ़र में, उतना सुनना भी ज़रूरी है। तो क्या सुने और क्या ना सुने? यस स्वाति जी, जैसे जो बड़े कान ये इंडिकेट करते हैं कि यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। देखिए, मार्केट इन्वेस्टिंग का जो फ्रेमवर्क है, जो लैंडस्केप है, वो काफ़ी बदलता है। तो अगर आपने उस पर पकड़ नहीं रखी, उसमें आप सुन नहीं रहे हैं, तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस सुनने के बाद उसको प्रोसेस करना, और जैसे आपने कहा स्वाति जी, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट भी होती है, उसको फिल्टर करके उसको इंटरप्रेट करना ज़रूरी है। और सुनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षमता कमी इन्वेस्टर में होती है कि उनकी जो नम्रता होती है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टर हमेशा जब भी गलतियां होती हैं वो लक पे बोल देते हैं कि यार मैं अनलकी हो गया, जब सही चीजें होती है बोलते हैं मैं तो बड़ा स्मार्ट हूं। तो ये जो नम्रता होती है, इन्वेस्टर की नम्रता बहुत सॉफ्ट एस्पेक्ट है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सुनेंगे तब जब आपके पास सुनने की क्षमता होगी। क्षमता कहां से आएगी? अगर आप लगता है कि आपको मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये सोच लेंगे तो आपको जो भी कोई सिखाने की कोशिश करेगा वो चला जाएगा। सो लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड वही सुनना है। उस जो सुनना नहीं है उसको डिस्कार्ड करके, जैसे स्वाति जी आपने कहा, आज तो इतनी सारी नॉइज भी होती है, उसको फिल्टर करके सही चीज सुनना इंपॉर्टेंट है। तभी आप एक इन्वेस्टिंग की जो डायनामिक लैंडस्केप है उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल, और तभी कहते हैं सुनो सबकी और करो अपनी, और ये डिस्क्रिशन आपको अपने निवेश में भी रखना चाहिए। अब जरा समझना जरूरी है, जोखिम काफी ज्यादा जरूरी होता है एक निवेश में, जोखिम को जानना और समझना भी, क्योंकि हम सिर्फ रिवॉर्ड के पीछे नहीं जा सकते हैं, हमें रिस्क भी समझना है। तो गणपति हमें रिस्क या जोखिम के बारे में क्या समझाते हैं? स्वाति जी देखिए, अगर हम लॉर्ड गणेश की बेली को देखें, पेट को देखें, वो जो एक बड़ा पेट है वो ये दर्शाता है कि आप रिस्क की एपेटाइट रखें, रिस्क लेने की क्षमता रखें। अगर रिस्क नहीं होगा, नो पेन नो गेन। अगर आप रिस्क लेंगे ही नहीं तो एफडी की रिटर्न ही मिलेगी। अगर काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियोज में रिटर्न एफडी से 3 गुना 4 गुना ज्यादा आई हैं, वो इस आधार पे आई हैं कि उन्होंने रिस्क को एक पॉजिटिव टर्म समझा और पूरे रिस्क को समझे, डिफरेंट रिस्क को समझा। मैं चेन्नई गया था लास्ट मंथ, एक इन्वेस्टर से मिला, वो कह रही थी कि मैं एफडी में पूरे पैसे लगा देती हूँ। तो मैंने कहा मैडम आप ये बिल्कुल कर रही हैं, बट आप ये महंगाई के रिस्क को इतना नजरअंदाज कैसे कर सकती हैं? तो अगर आप 10 साल में एफडी में रहेंगी तो आपको लगेगा कि आपने आज कल परसों रिस्क नहीं लिया, बट 10 साल का रिस्क तो लिया है। आपके जो 1 करोड़ रुपए डाल रखे थे उन्होंने एफडी में, 1 करोड़ रुपए 10 साल बाद 1 करोड़ 70 लाख रुपए होंगे, बट वो 1 करोड़ 70 लाख की जो आज की वैल्यू है, आपको 3 करोड़ तो मिनिमम पहुंचना है ताकि महंगाई को मात कर सको। उनकी लाइफस्टाइल को देख के मैंने कहा था। सो पॉइंट इज, पहले तो रिस्क को एक पॉजिटिव टर्न माने, सेकंड हर रिस्क को उतनी तवज्जो दें, और आपको हर रिस्क के लिए एक एपेटाइट रखनी है। जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो लास्ट में बोलते हैं ना, मैं थोड़ी सी मीठे के लिए जगह छोड़ रहा हूं पेट में। तो हर रिस्क के लिए आपको एक रिस्क एपेटाइट रखनी है। तो बिग बेली जो है वो कहती है कि रिस्क को पॉजिटिवली ले, रिस्क ले, और हर रिस्क के लिए एक छोटी सी एपेटाइट रखें ताकि एक श्रेष्ठ मिश्रण आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का बन पाए। तो बापा कराएंगे बम्पर कमाई, और बम्पर कमाई जब कराएंगे तो बापा जो सिखाएंगे आपके निवेश की राह को आसान बनाएंगे, वो कैसे, इस पर हम खास चर्चा करें। आनंद राठी वेल्थ से फिरोज अजीज हमारे साथ है। फिरोज, क्योंकि हम रिस्क और जोखिम की बात कर रहे थे, बापा को तो विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, वक्रतुंड उनका एक और नाम है। इसमें मुझे एक बात बताइए, क्योंकि जब भी हम निवेश की बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी रिस्क हो तो एसेट एलोकेशन का जो एक मूल, जो एक प्रिंसिपल है निवेश का, उसकी बात की जाती है। तो एसेट एलोकेशन के जरिए, डाइवर्सिफिकेशन के जरिए जोखिम को दूर करने में कितनी आसानी होती है? देखिए, एसेट एलोकेशन एंड जोखिम एक कॉइन के दो अलग पहलू हैं, ऑपोजिट पहलू हैं। एसेट एलोकेशन करने से आपको एक पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिलती है। देखिए, अगर डेट भी है, इक्विटी भी है, इक्विटी मार्केट जैसे कोविड का साल ले लीजिए, एक एग्जैजुरेटेड ईयर है जहां निफ्टी 26% गिर गई उस फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी का होता तो आप -26 या -30 भी जा सकते थे, डिपेंडिंग ऑन कहां आपने इन्वेस्ट किया है। बट अगर 50% इक्विटी होता, 50% डेट होता, जिसको कहते हैं एसेट एलोकेशन, तो आपकी गिरावट शायद सिर्फ 11% रह जाती, क्योंकि ब्याज पे आपको पैसे बने, डेट में पैसे बने, इक्विटी में 26% का नुकसान हुआ, तो आपकी टोटल लॉस 10-11% पे सीमित रही। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक ही एसेट से प्रेम करके इक्विटी में पूरे पैसे नहीं लगाए। एसेट एलोकेशन एक ऐसा टूल है जो आपके पैसे को आपके रिस्क एपेटाइट से मैरी कराने में बड़ी मदद करता है। अब तो ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। अगर आपने उसमें थोड़ा गोल्ड भी डाल दिया होता तो रिस्क मिटिगेट हो जाती है, क्योंकि सब चीजें एक साथ नहीं गिरती। और एसेट एलोकेशन हेल्प्स यू मैरी द रिस्क। आपकी जो रिस्क लेने की क्षमता है और आपका पोर्टफोलियो जो रिस्क आपको देगा, उसकी जो मैनेज करने की जो एसेट एलोकेशन की क्षमता है, वो दैट्स अनपैरेलल्ड। बिल्कुल।
फिरोज, जब भी हम देखते हैं बाजार में ये निवेश का जो एक दृढ़ निश्चय हम रखते हैं वो तब डगमगाता है जब बाजार में हम देखते हैं बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। बाजार जब अर्श पर होता है तो हम भी समझते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे ही बाजार फर्श पर आता है हमारे जो अरमान है वो भी काफी ज्यादा टूट जाते हैं। इसलिए दृढ़ निश्चय हम बापा से कैसे सीखें और निवेश में कितना जरूरी है ये? देखिए, आई थिंक लॉर्ड गणेशा में जो स्टेबिलिटी दिखती है, जो कंपोजर दिखता है, उनकी जो मूर्ति होती है उसमें एक स्टेबिलिटी दिखती है, क्लियरली दर्शाते हैं वो। तो स्टेबिलिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू है इन्वेस्टिंग का भी, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिंग का जो जर्नी है उसमें दिमाग और दिल दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर दिल ने दिमाग को ओवरटेक कर लिया और हावी हो गया दिमाग पे, तो आप जज्बाती हो जाएंगे। जज्बाती होंगे तो निर्णय गलत लेने की संभावना है। अगर स्वाति जी, जैसे आपने सही पहचाना कि कोविड के जो साल था, कोविड का जो साल था उसमें मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड से करीबन बड़े एचएनआई लोगों ने एसआईपी को छोड़ दूं तो निकाले थे 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रिडीम हो गए थे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो भी एक एचएनआई का टूल है इक्विटी में डालने में, उसमें से भी 1.5 लाख करोड़ निकल गया था। बड़े अफसोस की बात है कि 2.5 से 3 लाख करोड़ इक्विटी से निकाला गया और अगले साल निफ्टी ने 76% की रिटर्न दी। ये क्या बोलता है कि हम सब एक वल्नरेबल होते हैं कि दिल के काबू में आ जाएंगे तो नहीं होगा। तो एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूर सीखने को मिलती है लॉर्ड गणेशा से। बिल्कुल। और एक दंत दयावंत ये भी कहा जाता है गणपति बापा को। तो इस स्वरूप से गणपति बापा के हमें क्या सीख लेनी चाहिए? और ख़ास तौर पर जब हम निवेश कर लेते हैं तो कई बार ओवरबोर्ड हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें इधर भी निवेश करना है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो ये जो हर किसी चीज़ को पाने की होड़ है निवेश में, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आई थिंक अगर हम उनके टस्क को देखते हैं तो एक टूटा हुआ टस्क है, एक फुल टस्क है। आप इससे जरूर एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं इन्वेस्टिंग की, कि इन्वेस्टिंग की जर्नी परफेक्ट नहीं होगी, लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में आपने पैसे डाल दिए 15% एफडी की तरह हर साल मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो परफेक्ट एक्सपेक्टेशंस हैं, वो नहीं रखनी चाहिए आपको, राइट? हर साल मार्केट 15% ऊपर के स्तरों से नीचे के स्तरों तक 22 साल तक एवरेज गिरी है। अगर मैं कोविड का साल भी छोड़ दूं, 2008 भी छोड़ दूं, तो नॉर्मल ईयर में 15% की गिरावट आती है। बट मैं जब इन्वेस्टरों से मिलता है, उनको लगता है मैंने चेक काट दिया, अब तो ऊपर ही जाएगी मार्केट। तो और मार्केट अपना कारण ढूंढ लेती है गिरने का। आपको ये एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि होंगी, आपको ऑप्टिकल परफेक्शन नहीं मिलेगा, लॉस भी होंगी, प्रॉफिट्स भी होंगी। अगर लॉर्ड गणेशा का एक टस्क, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टस्क था जहां तक कि मेरी जानकारी है माइथोलॉजी के बारे में। सो पॉइंट इज, ये जो टस्क है, इट टेल्स यू दैट लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। ये आपको मान के चलना है, वरना आपको सरप्राइजेस, नेगेटिव सरप्राइज मिलेंगे, फिर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसको एक्सेप्ट करें और फिर आगे चलें। साथ ही जो गणपति बापा है, गजानन है, उनका वाहन मूषक राज है। तो इससे क्या हमें सीख निवेश की देखने को मिलती है कि पोर्टफोलियो को भले ही आप छोटा रखें पर मजबूत रखना बेहद जरूरी है? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए पोर्टफोलियो को मजबूत रखना एक चीज होती है, फैला के रखना एक दूसरी चीज होती है। लोगों को लगता है कि मेरा पैसा इतना फैला हुआ है, हर चीज में मेरे पैसे लगे हुए हैं, तो मैं मजबूत हूं। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक फैमिली है जिनके 125 करोड़ रुपए हैं। उनके जब मैंने इन्वेस्टमेंट्स देखे तो उनके पास 7 पीएमएस, 11 एआईएफ, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, डेट हैं, परपेचुअल बॉन्ड है, रीट्स हैं, आप जो कहेंगे ना वो सब है। फिर मैंने उनके लास्ट 9 साल की रिटर्न कंप्यूट की और रिटर्न आई 10.8%। तो फिर मैंने कहा, अगर आपने इतने सारे प्रोडक्ट खरीद के 10.8 ही बनाना था तो ये मजबूत नहीं था। आपको लगा कि मेरा पैसा फैला हुआ है, बट ये तो आप बड़े सिंपल इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में आधा आधा पैसा लगा देते तो सिंपल तरीके से
आप ये लक्ष्य पा सकते थे। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ली इतने बड़े क्लाइंट ने, इतने बड़े इन्वेस्टर ने, वो खाली एक अपने आप को एक सांत्वना देने के लिए थी, वो एक्चुअली भ्रम था। सो परफेक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रांग पोर्टफोलियो, फैला हुआ पोर्टफोलियो नहीं, जरूरी नहीं है कि फैला हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर अंत में आपसे समझना चाहे, जिन निवेशकों का पहला निवेश होगा इस गणेशोत्सव से और वो चाहते हैं कि बप्पा उनकी बम्पर कमाई कराएं, तो उनके लिए कौन सी 3 और 4 प्रमुख बातें हैं फिरोज जो आप कहना चाहेंगे, जो टिप्स देना चाहेंगे निवेश शुरू करने से पहले? देखिए, टिप फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर आपने स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट स्मॉल, नो प्रॉब्लम। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको 2-3 खरीदनी है, एक मत खरीदिए क्योंकि मायूसी हो सकती है। अगर आप 500 रुपए के 2 या 3 SIPs अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको 3 खरीदनी चाहिए। डेट में भी थोड़ा सा पैसा डालना चाहिए, आर्बिट्राज फंड में। सो पॉइंट 1, एसेट एलोकेशन पे फोकस करें। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पैसा है, 5, 7, 10 साल का पैसा है, उसमें अगर आपने 80% इक्विटी नहीं डाला तो आप महंगाई को, इंडिया की महंगाई के दौर में भी आप बीट नहीं कर पाएंगे। दैट्स टिप 1। टिप 2, म्यूचुअल फंड का ही सहारा लें। आप पहली कक्षा में पहले जाते हैं, 5वीं कक्षा में हाई जंप ना करें। लोग डेरिवेटिव में बहुत जाने की कोशिश करते हैं। आज ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि 93% ऑफ डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट्स में नुकसान होता है। तो एक एक करके पहली कक्षा को पार करें, फिर दूसरी कक्षा में जाएं। तो स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड इज द सेकंड टिप। थर्ड टिप इज दैट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप इट विल नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेस। इन्वेस्टिंग इज अ टफ टास्क और ये उम्मीद करें कि ऊपर नीचे होगा, बट लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनेंगे अगर आप में वो स्थिरता है इन्वेस्टेड रहने की। सो दैट विल बी माय इनपुट, स्वाति जी। बिल्कुल। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस बार का जो गणेशोत्सव है आपके निवेश के लिए मंगलकारी साबित हो, हम फिरोज आपका धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।